नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यूज़ 2018 के आपके जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चंस को। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बीओपी क्लियर हो जाएगा, करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा और प्रोटेक्शनिज्म क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड द रीसेंट फिनोमिना ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशंस इन द वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, पहले प्रोटेक्शनिज्म, देन आपको पता होना चाहिए करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है। इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको क्या लिखना है, प्रोटेक्शनिज्म के बारे में लिखना है, देन आपको करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में लिखना है, देन आपको बॉडी पार्ट में रीजंस बताने हैं कि क्यों प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, क्यों करेंसी मैनिपुलेशन बढ़ रहा है, देन डिस्कस करना है इसके इम्पैक्ट जो प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन की वजह से अफेक्ट कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को। देन कंक्लूडेड पार्ट में आपको वे फॉरवर्ड करते हुए सजेशंस देने हैं जो काउंटर करें इन क्वेश्चंस को, काउंटर करें इन पॉइंट्स को, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना है प्रोटेक्शनिज्म क्या है, देन समझना करेंसी मैनिपुलेशन क्या है। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ लेके आती है अपनी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लगा लीजिए आप। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज़ लेके आएगी, किस लिए, प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शंस, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन। अब ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन किस लिए की जाएगी, ताकि जो ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल जो ट्रेड आ रहा है, इंपोर्ट जो आ रहा है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोटेक्शनिज्म, राइट। कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आती है रिस्ट्रिक्ट करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोटेक्शनिज्म। डन। देन आता है आपका करेंसी मैनिपुलेशन क्या है। करेंसी मैनिपुलेशन समझने के लिए आपको दो पॉइंट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ योर आपका एप्रिसिएशन एंड अनदर वन इज़ योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कौन कर सकता है, करेंसी मैनिपुलेशन कौन कर सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। अपने इंडिया के सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सबसे पहला पॉइंट समझते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है कि हम अपने, डॉलर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो डॉलर से कंपैरिजन होता है कि $1 इज इक्वल टू अगर है 70 रुपीज़, हमने करेंसी एप्रिशिएट किया है, यानी अपनी जो प्राइस है फॉरेन करेंसी की, जो अपनी रुपए का जो वैल्यू है उसको हमने बढ़ाया है। वैल्यू बढ़ाना मतलब हमने अपने वैल्यू बढ़ाई है, यानी इसका प्राइस कम किया है, दैट इज़ कॉल्ड योर 60 रुपीज़। $1 इज इक्वल टू योर 60 रुपीज़, मतलब हमने वैल्यू बढ़ाई है कि $1 60 रुपीज़ आ गई है। पहले हमारा कितना था, 70 था, मतलब कितना कम रेट पे, कम रेट नहीं बोल सकते, मतलब कितने 70 रुपये देने पे हमें $1 मिलता था, अब हम 60 रुपये पे देने पे हमें $1 मिलता है। हमने अप्रिशिएट किया है अपनी करेंसी को। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे एक्सपोर्ट, बताइए। क्योंकि 60 रुपये में हमें $1 मिल रहा है, पहले 70 रुपये में $1 मिल रहा था। अब जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको 10 रुपये का मुनाफा तो यहीं हो रहा है। चीप इंपोर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे चीप इंपोर्ट, क्योंकि जो $1 फॉर एग्जांपल $10 का कोई कुछ मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल अपना आईफोन ही मंगाना है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, कभी आप ये करो कि सर $100 का या कितने का कैसे आ सकता है। मैंने अपना माना $10 का, मान लो मैंने आईफोन मंगाया, मान लो, ठीक है, $10 का आईफोन मंगाया, तो 70 के हिसाब से कितने का पड़ गया वो, $700 का, क्योंकि 70 था तो $10 के हिसाब से पड़ गया। बट अब मैंने दोबारा मंगाया दुबई से, मतलब तो अब $10 करेंसी एप्रिसिएशन के बाद मंगाया, तो कितने का पड़ रहा है वो, ₹600 का पड़ रहा है, मतलब मुझे ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड योर करेंसी एप्रिसिएशन, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और चीप इंपोर्ट होंगे। अब आप बताओ, बाहर की कंट्रीज़ करना चाहेंगी इंपोर्ट, तो चीप इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या होता है इससे, ट्रेड डेफिसिट होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सेम आपका अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, वैल्यू कम कर दी जाती है, यानी जो 70 रुपये, $1 जो था वो 70 रुपये का जो था, वही मैंने $1 80 रुपये का कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड योर करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। $1 जो था, जो 70 रुपये का था, वो आपका $1 हो गया है 80 रुपये का।
इससे क्या होगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या घटेंगे? ऑब्वियसली इसमें एक्सपोर्ट घट जाएंगे, क्योंकि जो 70 रुपये की जो चीज़ जा रही थी बाहर, वो अब 80 रुपये की जा रही है, मतलब महंगी जा रही है। इंपोर्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना, 80 रुपये मिल रहे हैं उनको। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है। अब हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, प्रोटेक्शनिज्म, गवर्नमेंट एक्शन पॉलिसीज लेके आती है अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बचाने के लिए। एम क्या करते हैं, लोकल बिजनेस को बचाने के लिए, जॉब्स को बचाने के लिए फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए भी अपना टैरिफ लगा रहा है, स्टील पे टैरिफ लगा रहा है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है मतलब जो स्टील फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आता था उस पर 25 रुपये बढ़ा दिया, यानी 125 रुपये का पड़ रहा है। कौन करना चाहेगा 25 रुपये 125 रुपये में, जब ऑलरेडी 100 में हो रहा है? तो मतलब इंपोर्ट का रेट बढ़ रहा है। तो सेम एल्यूमिनियम का रेट बढ़ा दिया, बट लोकल मार्केट को बचाने के लिए, लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए कर रहे हैं। देन करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ करेंसी। मैंने बताया आपको कि क्या किया है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो स्टिमुलेट किया जाता है इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल की जाती है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आपका कंट्रोल किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे चाइना कर रहा है, अपनी कम करेंसी को अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करता रहता है। देन इंक्रीज ट्रेंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए कर रहा है, यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उससे क्या प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बढ़ रही है और इम्पैक्ट कर रही है ये सबसे ज़्यादा आपकी इंडियन मैक्रो पॉलिसीज़ को। यूएसए ने रिमूव कर दिया आपका जीएसपी, मतलब जनरलाइज स्पॉट प्राइस। इसमें क्या होता था कि कुछ इम्पोर्ट्स पे काफ़ी आइटम्स है, मतलब वैसे 119 है, 119 प्रोडक्ट्स हैं या शायद 109 है। तो उसमें क्या है कि आपको जीएसपी का मतलब क्या समझना है कि इंपोर्ट जितने भी हो रहे हैं यूएसए में, इन प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, कस्टम फ्री थे ये, तो यूएसए ने रिमूव कर दिया है इंडिया का फ्रॉम द जीएसपी लिस्ट के लिए। तो यूएसए ने विड्रॉ भी कर लिया है आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यही कि ट्रेडिंग में कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यूरोपियन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें ट्रेड वॉर की वजह से, क्योंकि ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप्स थी उसने भी यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। तो इंडिया ने विड्रॉ करा फ्रॉम साइनिंग आरसीईपी ट्रीटी से। तो दैट इज कॉल्ड योर प्रोटेक्शनिज्म एंड योर करेंसी मैनिपुलेशन। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को समझना है। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है बाय करेंसी मैनिपुलेशन और योर प्रोटेक्शनिज्म से। तो करेंसी मैनिपुलेशन क्या करेगा आपका, इसमें लीड टू कॉस्टलियर इंपोर्ट। अब इसमें बताइए कैसे होगा कॉस्टलियर इंपोर्ट और कैसे कोज करेगा ये इन्फ्लेशन को। इसमें पॉइंट मैंने अप्रिशिएशन का आपको जैसे जब बताया था, अप्रिशिएशन में क्या बताया था, राइज इन एक्सपोर्ट और चीप इंपोर्ट थे किसमें, एप्रिशिएशन में। जबकि डेप्रिशिएशन में क्या होगा, कॉस्टलियर इंपोर्ट हो जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन को कोज करेगा ये। प्रोटेक्शनिज्म में वही कंज्यूमर चॉइसेस कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हो रहे थे वो कम हो गए हैं। अब इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ही इस पर राज कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड योर कंज्यूमर चॉइसेस कम हो गई है और प्राइस भी बढ़ रहा है। एग्जांपल जैसे आपका वही है, इंडिया का डेप्रिशिएट कर दिया 63 टू आपका 75, और रिजल्ट कर रहा है हाइयर, जो कितने भी कॉस्ट आपका इंपोर्ट्स थे वो कॉस्टलियर हो गए हैं। क्रूड ऑयल आ जाए, चाहे मशीनरी आ जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में आपका वही आईफोन आ जाए। ठीक है, तो ये आपका होगा इन्फ्लेशन। देन योर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रेड। क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म लीड कर रहा है स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट बनता जा रहा है ये, यानी इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी कम बढ़ रही है। अपने प्रोटेक्शनिज्म, अपनी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, कंट्री की इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए ये चीज़ की जा रही है, बट इससे ग्लोबल ट्रेड हार्म हो रहा है। तो डिक्रीज़ हो जाएगा इससे एक्सपोर्ट भी, जिससे फॉरेक्स जो रिज़र्व है वो भी कम हो जाएगा, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया का एक्सपोर्ट दे सकते हैं, डिक्लाइन हुआ था कोविड-19 के टाइम में 13%, जिससे आपकी इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हार्म हुई थी। नेक्स्ट आता है आपका करेंसी वॉर। करेंसी वॉर चलता रहता है, इसमें जैसे सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, काउंटरिंग ट्रेड वॉर्स अफेक्ट करती हैं, जिससे करेंसी वॉर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है एक्सेसिव अप्रिशिएशन करके। अप्रिशिएशन मीन्स वैल्यू बढ़ाई है किसकी, रुपए की। वही $1 इज इक्वल टू था आपका 70, वैल्यू बढ़ा के कितना हो गया 60, अप्रिशिएट किया जा रहा है प्रिवेंट करते हुए। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चीप इंपोर्ट होगा, चीप इंपोर्ट से क्या होगा, कम इंपोर्ट होगा ना, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था बट अब इससे कम इंपोर्ट हो जाएगा, तो इससे ट्रेड डेफिसिट का रिजल्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी। प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज करेगा इंपोर्ट कॉस्ट और अफेक्ट करेगा जीडीपी को, ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल आपका कोविड-19 का एग्जांपल है, जो डिस्टर्ब कर रहा था ग्लोबल सप्लाई चेन को, और इम्पोजिशन लाता है टैरिफ्स पे बाय, चाहे यूएसए हो, इंडियन स्टील पे कितना लगाया था
25%, और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पे कितना लगाया था 10%। तो इससे इनको कॉस्टली पड़ रही थी एक्सपोर्ट करना, राइट। देन आता है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शनिज्म से क्या होगा, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एक तरह से बाहर कंट्रीज़ में स्किल्ड लेबर्स जा रहे थे, प्रमोट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से। जैसे आपकी टाइटनिंग वीज़ा रेगुलेशंस पॉलिसीज़ की वजह से जो बाहर देशों में लोग जा रहे थे, अपने रेमिटेंस इंडिया में प्रोवाइड कर रहे थे, वो कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आईटी कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लोग जब बाहर जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी इससे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट करेगा इनएफिशिएंसी इन इंडस्ट्री, इन लैक ऑफ कंपटीशन हो जाएगा। अब डोमेस्टिक क्लोज्ड इकोनॉमी है, अपने 1991 से पहले लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी थी। एलपीजी रिफॉर्म के बाद ये ग्लोबलाइजेशन और आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, जिससे कंपटीशन बढ़ा मार्केट में। बट इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा और इनएफिशिएंसी आ जाएगी इंडस्ट्रीज़ में। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन द ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स। तो जो अभी आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या इंटरमीडिएट जितने भी प्रोडक्ट्स हम मंगा रहे हैं इंडिया में, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई तो जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसका भी प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे इम्पैक्ट करेगा, सप्लाई चेन में इम्पैक्ट होगा और एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो आपका बढ़ जाएगा प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जितना भी इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी का गेम प्ले कर रहे हैं, यानी इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कोशिश कर रहे हैं आप ज़्यादा करने की। बट इसकी वजह से क्या होगा, कैड बढ़ जाएगा, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा। इससे आपकी हायर इंपोर्ट कॉस्ट हो जाएगी। वाई? ड्यू टू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। तो दैट इज़ कॉल्ड योर इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इन्फ्लेशन का आ जाए, ग्लोबल आपका कॉन्ट्रैक्शन ट्रेड का आ जाए, करेंसी वॉर का आ जाए, जीडीपी आ जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ जाए, या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाए। तो ये सारे आपके इफेक्ट्स हो जाएंगे। देन आपको कंक्लूजन पार्ट में यही लिखना है कि जो प्रोटेक्शन और करेंसी मैनिपुलेशन है, काफ़ी चैलेंजेस लेके आने वाला है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, और पॉलिसी मेकर को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ भी और ग्लोबल ट्रेडिंग के साथ भी। ये अडॉप्ट करने की आपको प्रूडेंट पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेके आने पड़ेगा, ताकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मेंटेन किया जाए। एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन की जाए या बढ़ाई जाए, राइट। तो ये आपके कंक्लूजन पार्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेस करना है आपको द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। हाउ फार इट सक्सीड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो आपको सबसे पहले बताना है रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में, ठीक है। इसके रोल जो भी है, रोल प्ले जो कर रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, उसकी जो वो डिस्कस करना है, मतलब सिनेरियो डिस्कस करना है हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग इन इंडिया का इंट्रोडक्शन पार्ट में। देन बॉडी पार्ट में आपको करना है, डिस्कस करना है रोल्स, ठीक है। देन आपको कैसे बूस्टिंग प्रोडक्शन बढ़ाया, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कैसे इनकम बढ़ेगी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग से। देन आपको एनालाइज करना है कि कैसे सक्सेसफुल रहा और कैसे ये फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर रहा है विद योर रेलेवेंट एग्जाम्पल से, क्योंकि 250 वर्ड का एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। कंक्लूड करना आपको सिग्निफिकेंस पार्ट्स के बारे में, सिग्निफिकेंस पार्ट्स से डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को डन करना है। देन हॉर्टिकल्चर आपका इंडिया में है क्या। सबसे पहले समझते हैं हॉर्टिकल्चर ओवरव्यू। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि कल्टीवेशन, प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन सी होंगी आपकी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल, इवन आपके एग्जोटिक प्लांट्स, ठीक है। ये आपको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप रहने दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर इंडिया में क्या, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे, वो डाइवर्सिफाइड है, कहीं ड्राई क्लाइमेट है, कहीं रेनफेड क्लाइमेट है, एलुवियल सोयल है, या डिफरेंट आपका अलग अलग सोयल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड है, तो एनेबल करता है ईयर राउंड प्रोडक्शन में। देन प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है कैसे, 2001 और 2 का डाटा देखेंगे तो 146 मिलियन टन था, अब आपका हो गया 314 मिलियन टन, और सरपास कर दिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन को 285 मिलियन टन। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। एरिया अंडर कल्टीवेशन देखेंगे तो 20% ऑफ द टोटल एरिया जो है फूड ग्रेन का, 20% कौन होल्ड कर रहा है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंडिया का। तो ये आपको हाईलाइट करना है इन योर
इंट्रोडक्टरी पार्ट में। देन आपको बताना है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में, क्या ऑब्जेक्टिव है, लॉन्च कैसे हुआ, फंडिंग कहाँ से आती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप करना हॉर्टिकल्चर, मैक्सिमाइज पोटेंशियल निकाल के लेके आना और ऑगमेंट करना प्रोडक्शन में। लॉन्च कब हुई थी, 10th 5 ईयर प्लान 2005-6 में इसको लॉन्च किया गया था। फंडिंग इसमें रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की 85% फंडिंग रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की इसमें 15% फंडिंग रहेगी। देन आपको समझना है कि रोल क्या है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इन बूस्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। सबसे पहली चीज़ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, फोकस करेगा प्रोडक्शन। अब टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इस बाय इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यानी जो नर्सरीज़ हों इम्प्रूव किया जाए आपके टिश्यू कल्चर यूनिट्स को, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी की भी ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इस्टेब्लिश किया जाएगा नर्सरीज़ को विद स्टेट एंड सेंट्रल असिस्टेंस के द्वारा। देन आपका आ जाता है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन, जैसे इंश्योर करेगा डिजीज़ फ्री सीडिंग्स, ताकि हाइब्रिड कल्टीवेशन बढ़ सके और इससे आपका क्या बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी एंड योर प्रोडक्शन। देन आपका सीड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्ट करेगा फॉर द स्टोरेज, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग, स्टोरेज बीन्स हो, ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स हो, और आपकी पैकेजिंग यूनिट से आपका सीड इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्ट करेगा फॉर योर स्टोरेज एंड पैकेजिंग एंड हैंडलिंग में। देन नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग वाटर रिसोर्सेज, ग्रांट करना कि आपका जो क्रिएटिंग वाटर रिसोर्सेज, जैसे आपका कम्युनिटी टैंक्स हो गया, फार्म रिजर्व हो गया, पॉन्ड्स हो गए, प्लास्टिक आपकी लीनिंग हो गया, तो क्रिएट करना वाटर रिसोर्सेज फॉर योर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसमें असिस्ट करेगा, असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी 50% ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट, मतलब आपकी विद इन आपका रहेगा विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1000 पर हेक्टेयर। इसको फैसिलिटेट किया जाएगा कि ताकि डिजीज़ कंट्रोल किया जा सके, फोस्का आपका जो फोरकास्ट किया जाए यूनिट्स को बायो कंट्रोल लैब्स में, और आपके प्लांट हेल्थ क्लिनिक्स बनाए जा सके, ताकि इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल किया जाए फॉर योर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन निकल के आ सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, एडिशनल आपको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 पर हेक्टेयर का फॉर अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको 10,000 अलग से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। देन आपका जाता है रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इंक्रीज इन फार्मर इनकम, कैसे एक ऑप्शनल सोर्स ऑफ इनकम निकल के आता है ये, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करेगी इनके अलोंग साइड योर ट्रेडिशनल क्रॉप्स, जैसे आप व्हीट राइस बाजरा ये सब तो बो रहे हैं, साथ में आपका जो ऑप्शनल सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बढ़ेगी बाय ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। और इनकम सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है क्रॉपिंग कॉस्ट और रिड्यूस करता है जितने भी रिलायंस हम जिस पे हैं, किस पे हैं, आपका वीट है, राइस है, इन पे हम जो रिलायंस कर रहे हैं ये भी आपका रिड्यूस होगा ट्रेडिशनल क्रॉप्स का, और इनकम सिक्योरिटी निकाल के लेके आएगा फॉर द फार्मर। क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी, स्टोरेज और फाइनेंस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है बाय द गवर्नमेंट। कंक्लूजन पार्ट में आपको ये करना है कि हॉर्टिकल्चर गेन कर रहा है आपका मोमेंटम अक्रॉस द इंडिया, और आपकी डबल फार्मर इनकम की जो टारगेट रखा गया था 2022 को, उसको अचीव कराने में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आपको हेल्प कर रहा है। देन आपको चैलेंजेस क्या है, इनएडुकेट कोल्ड स्टोरेज है, लिमिटेड मार्केट अवेलेबिलिटी है, और लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट है, और हाई प्राइस फ्लक्चुएशन के होने के कारण ये चैलेंजेस है। इनको अगर कंप्लीट किया जा सके, या मतलब इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, तो और भी फार्मर की ऑप्शनल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। 2019-20 का अगर डाटा देखा जाए तो हाईलाइट किया है कि लगभग 320 मिलियन टन से, मतलब आपका 25 मिलियन टन हेक्टेयर इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन हायर हुआ है, मतलब जो ऑप्शनल सोर्स ऑफ इनकम है, या आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो डबल फार्मिंग इनकम का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय योर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है रोल जो है इंटीग्रेटिंग है हॉर्टिकल्चर इनटू कन्वेंशनल फार्मिंग जो कर रहे हैं, ताकि चेंजिंग फार्मिंग प्रैक्टिस भी बढ़ाई जा सके इंडिया में। तो ये आपका क्या रहेगा रोल, और कंक्लूजन पार्ट में आपको इसको कंक्लूड करते हुए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आपका 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आज हमने समझा आपका प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी मैनिपुलेशन एंड देन यूर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इनको आप राइट डाउन करके देखिए, दोबारा आप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।